हाँ दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 पर। दोस्तों, ऐसे तो इसमें बहुत सारे रूल लिखे हैं, लेकिन आज मैं उस रूल में से जिस टॉपिक पर चर्चा करूंगा वो है उस एक्ट में जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षु को जो छुट्टी मिलती है, जो अवकाश मिलता है, उस पर मैं कंप्लीटली बात करूंगा। तो कहीं मत जाइए, वीडियो के एंड तक बिना स्किप किए जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो आपको वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक कर लेना है, अपना विचार कमेंट बॉक्स में लिखना है और लास्ट में अपने दोस्तों में इसे जमकर शेयर करना है। इनसे आपको कोई खर्च नहीं पड़ता है दोस्तों, बल्कि हमें एक सपोर्ट मिल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, मैंने उस एक्ट में से जो खंगाल कर लाया है आपके छुट्टी को लेकर, उसको आप बड़ी बारीकी से यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके छुट्टी से संबंधित सारे महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो ऊपर देखिए, इस एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? द अप्रेंटिस एक्ट 1961, ये नाम है उनका। उसमें जो है कि एक्ट नंबर 52 में इसकी पूरे विस्तार से चर्चा की गई है छुट्टी को लेकर, ठीक है। और बाकी जो भी रूल है इसमें चर्चा की गई है। पहले तो हमको यह समझ लेना है कि यह अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 का जो पहले ज़रूरत क्या पड़ा, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, वो मैं आपको पहले प्रस्तावना में समझा देने का प्रयास करता हूँ। मैं ये यहाँ पे लिख रखा हूँ। आप हिंदी में अगर इंटरेस्टेड हैं तो इनको वीडियो को स्किप करके आप यहाँ पे बारीकी से समझ सकते हैं। मोटे मोटे अर्थों में यहाँ पहले मैं समझा देना चाहता हूँ कि 1961 का जो रूल है, जब ये लागू हुआ उसके बाद इसमें समय समय पर संशोधन किया जाता रहा। तो पहले मैं वो बता दूं कि कब कब इसमें संशोधन हुआ। 1961 में का जो यह रूल है उसमें जो है 1973 में संशोधन हुआ, फिर 1986 में हुआ, 2014 में हुआ, 2015 में हुआ, और उससे पहले 1992 में भी इसमें संशोधन किया गया। और खास करके जब आप रेलवे की बात करें तो रेलवे में यह अप्रेंटिसशिप एक्ट 1963 में लागू हुआ। अब जब हम इनको खंगाल रहे थे तो हमें पता चला कि यह अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 लागू करने के पीछे दो महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। अब उनको मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखने का प्रयास किया है। उनका उद्देश्य था प्रशिक्षु अधिनियम 1961 निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ अधिनियमित किया गया था। पहला, उद्योगों में प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के कार्यक्रम को विनियमित और बढ़ावा देना, यह था। दूसरा, इनका उद्देश्य यह था उद्योग के लिए कुशल जनशक्ति की आवश्यकता को पूरे करने की दृष्टि से व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उद्योग में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करना। तो ये दो महत्वपूर्ण इनके उद्देश्य थे। जैसा कि वीडियो के शुरुआत में आपने देखा कि मैं इस एक्ट में से जो प्रशिक्षु है उनको जितने प्रकार की छुट्टी मिलती है उस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। तो चलिए मैं बढ़ता हूं आगे। जब आप इस एक्ट को पढ़ेंगे तो उनका रूल नंबर 15, उसमें जो पॉइंट नंबर 15 में चर्चा है, साफ है, आवर्स ऑफ वर्क, ओवर टाइम, लीव्स एंड हॉलीडेज। यानी इसमें पूरा विस्तार से लिखा हुआ है कि जो ट्रेनी होगा, जो प्रशिक्षु होगा, उनका काम का क्या घंटा होगा, ओवर टाइम का क्या रूल होगा, छुट्टी है, और उसका एनएच है यानी हॉलीडे, जिसको आप राष्ट्रीय अवकाश कहते हैं, उसके संबंध में दिशा निर्देश दिया गया है। तो जो इंग्लिश में था उनको हूबहू मैंने यहाँ पे उतारने का प्रयास किया है। फिर मैं इसको हिंदी में भी आपको समझाने का प्रयास करूँगा। अब एक एक करके मैं यहाँ पे आपको पढ़ता हूँ पहले, उसके बाद मैं हिंदी में भी पढ़ूंगा। इसका पॉइंट नंबर 1 कहता है, द वीकली एंड डेली आवर्स ऑफ वर्क ऑफ एन अप्रेंटिस व्हाइल अंडरगोइंग अ practical training in a workshop shall be such as may be prescribed. दूसरा है, no apprentice shall be required to allowed to work overtime except with the approval of the apprenticeship advisor, who shall not grant such approval unless he is satisfied that such overtime in the interest of the training of the अप्रेंटिस और इन द पब्लिक इंटरेस्ट। 3 नंबर पॉइंट में लिखा है, एन अप्रेंटिस शैल बी इंटाइटल्ड टू सच लीव एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड टू सच हॉलीडेज एज आर ऑब्जर्व्ड इन द एस्टेब्लिशमेंट
इन विच ही इज अंडरगोइंग ट्रेनिंग। अब ये इंग्लिश में है, अब इसको मैं हिंदी में भी आपको अनुवाद करके दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये उनका सेम मैंने हिंदी में अनुवाद किया है, वो देख लीजिए। ये है 15 नंबर पॉइंट को अगर मैंने हिंदी में अनुवाद किया तो इस तरह है, काम के घंटे, ओवर टाइम, छुट्टी और ये जो है कि NH, यहाँ पे इनको आप राष्ट्रीय अवकाश लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। अब इनको 1 नंबर पॉइंट को देखिए, जब अनुवाद किया मैंने, किसी कार्यशाला में व्यावहारिक प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु के काम के साप्ताहिक और दैनिक घंटे ऐसे होंगे जो निर्धारित किए जा सकते हैं। यानी इसको जो है कि उसमें पूरा विस्तार से लिखा है। जब आप इस एक्ट को पढ़ेंगे तो इनके काम के क्या तरीके होंगे, साप्ताहिक या वार्षिक जो भी है, उसके घंटे को इसमें निर्धारित किया गया है जिसे आप फॉलो करना चाहिए। दूसरा है, किसी भी प्रशिक्षु को प्रशिक्षुता सलाहकार की मंजूरी के बिना ओवरटाइम काम करने की आवश्यकता या अनुमति नहीं दी जाएगी। जो ऐसी मंजूरी नहीं देगा जब तक कि वह संतुष्ट न हो जाए कि ऐसा ओवरटाइम प्रशिक्षु के प्रशिक्षण के हित में या सार्वजनिक हित में है। ओवरटाइम को लेकर सख्त आदेश है कि उनसे ओवरटाइम नहीं कराया जाएगा। जो एक काम का शेड्यूल है सिर्फ उनको फॉलो किया जाएगा। अगर ज़रूरत है कि ओवरटाइम कराना है, क्योंकि इनको तो ओवरटाइम का कुछ पैसा मिलना है नहीं, ये सिर्फ ट्रेनिंग लेने आया है, तो इसलिए इनको सिर्फ ट्रेनिंग देना है। यदि ओवरटाइम की बात की जाती है तो इनके लिए आपको जो भी प्रशिक्षण इनको दे रहा है उनके लिए ज़रूरी है कि जो प्रशिक्षुता सलाहकार है उनसे आपको रिटर्न में अनुमति लेना है, परमिशन लेना है। और वह तभी आपको परमिशन देगा जब ये ओवर टाइम या तो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षु के हित में है या सार्वजनिक हित में है, पब्लिक इंटरेस्ट के हित में है, वो तब होगा। तीसरे पॉइंट में उनकी छुट्टी को लेकर बात की गई है। एक प्रशिक्षु ऐसी छुट्टी का हकदार होगा जो निर्धारित की जा सकती है और ऐसी छुट्टियों का हकदार होगा जो उस प्रतिष्ठान में मनाई जाती है जिसमें वह प्रशिक्षण ले रहा है। क्लियर है कि वह कुछ छुट्टी के लिए भी जो है कि एलिजिबल है, और खास करके अगर NH है तो उस संस्थान में जो सामान्य कर्मचारियों को जितने NH मिलता है वो सारे NH इनको मिलेंगे। तो इसमें पूरा भी छुट्टी के बारे में क्लियर नहीं हो रहा है, उसको मैं अभी आगे इसी वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। अब देखिए, इन सारे टॉपिक को पढ़ लेने के बाद मैंने आपके जो भी लीव मिलता है अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 में, उनको मैंने एक एक करके समझाने का प्रयास किया। अब आपको बारीकी से यहाँ समझने का प्रयास करना है। पहला जो छुट्टी मिलता है तो वो है CL को लेकर। इन्हें टोटल 3 प्रकार के अवकाश मिलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो अप्रेंटिसशिप है 1 साल की हो सकती है, 2 साल की हो सकती है, 3 साल की हो सकती है, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है। यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि आपकी ट्रेनिंग 1 साल की है, यानी 365 दिन की है। तो इन 365 दिन में आपको कितने अवकाश मिलेंगे, और यदि आप 2 साल के लिए हैं तो इनको डबल कर लेना है, 3 साल के लिए हैं तो इनको 3 साल के लिए कर लेना है, 3 गुना कर लेना है। क्लियर? अब देखिए, मान के चलना है आपको 1 साल में, यदि आप 1 साल के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आपको 1 वर्ष में अधिकतम 12 आकस्मिक अवकाश मिलता है, कैजुअल लीव मिलता है। कैजुअल लीव समय और पद और स्थान के हिसाब से अलग अलग होता रहता है। सामान्य रेलवे कर्मचारियों को 10 दिन का जो है कि कैजुअल लीव मिलता है, तो वहीं जो अप्रेंटिसशिप एक्ट में ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं उनको 12 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलता है। अब यहाँ पे आकस्मिक अवकाश का वही रूल फॉलो होगा जो सामान्य कर्मचारियों की स्थिति में फॉलो होता है। तो अब आपको 1 साल में समझ गए, आपको 12 कैजुअल लीव मिलता है। अब उसके बारे में देखिए, आकस्मिक अवकाश की अवधि के दौरान बीच में आने वाले किसी भी छुट्टी को 12 दिनों की सीमा के प्रयोजन के लिए नहीं गिना जाएगा। यानी CL का जो रूल है कि मान लीजिए CL के बीच में, 2 CL के बीच में अगर रेस्ट आ जाता है या NH आ जाता है तो उनको CL में काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे कहा गया, जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा कि CL के लिए वही रूल फॉलो होगा जो सामान्य कर्मचारियों के लिए फॉलो होता है। ठीक है दोस्तों, किसी भी वर्ष के दौरान उपयोग नहीं की गई आकस्मिक छुट्टी वर्ष के अंत में समाप्त हो जाएगी। यानी कोई कर्मचारी ये सोच सकता है कि मान लीजिए 2 साल का उनका ट्रेनिंग है, 1 साल में 12 CL मिलता है, तो वो अगर चाहेगा कि हम इस साल कम CL खर्च कर रहे हैं और अगले साल हम और जो CL बचता है उसको खर्च कर लेंगे, तो भाई साहब या जान लीजिए आपको 1 साल के अंदर इस CL को समाप्त करना है, अन्यथा जैसे साल समाप्त होगा ये छुट्टी आपका लैप्स कर जाएगा। तो मेरी सलाह है कि आपको ये 12 CL आपको हर हाल में पूरा कर लेना है, खत्म कर लेना है।
अब आते हैं दोस्तों दूसरे प्रकार के लीव पर। दूसरे प्रकार का लीव है जिन्हें हम मेडिकल लीव के नाम से जानते हैं, चिकित्सा अवकाश के नाम से जानते हैं। यानी सामान्य रेलवे कर्मचारियों को वर्ष में 2 बार एलएचएपी के रूप में 10-10 करके, यानी एक साल में उन्हें टोटल 20 एलएचएपी मिलता है। तो अप्रेंटिसशिप जो के तहत जो ट्रेनिंग ले रहा है उन्हें भी मेडिकल लीव की आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए इसको मेडिकल लीव की भी सुविधा है। वो क्या है, उनके बारे में थोड़ा बारीकी से आपको अध्ययन करना पड़ेगा। वो आप ये देखिए, पहले तो ये जान लीजिए कि आपको 15 दिन का एलएचएपी मिलता है, ठीक है, सॉरी एलएचएपी नहीं, मेडिकल लीव मिलता है। अब उसके बारे में देखिए क्या है, प्रशिक्षण के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिनों तक का चिकित्सा अवकाश उस प्रशिक्षु को दिया जाएगा जो बीमारी के कारण ड्यूटी पर आने में असमर्थ है। यानी यह मेडिकल लीव आप केवल बीमारी की स्थिति में ही उपयोग कर सकते हैं। अब जैसे सीएल की स्थिति में है कि आपको 1 साल के अंदर इन्हें समाप्त करना है, अन्यथा यह लैप्स हो जाएगा। लेकिन वहीं मेडिकल लीव के साथ ऐसा नहीं है। अगर आप 2 साल या 3 साल के लिए ट्रेनिंग पर आए हैं तो आपको यह छुट्टी बचा कर रखना है, आप अगले साल इनका उपयोग कर सकते हैं। यानी 1 साल में अगर आपको 15 मिला और अगर 2 साल आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, इस साल आपने अगर यह मेडिकल लीव नहीं लिया तो अगले साल के लिए यह क्रेडिट हो जाएगा। यानी अगले साल अगर 15 ऐड होगा तो टोटल 30 हो जाएगा। अगर 3 साल के लिए हैं तो 45 होगा। तो आपको पूरा 45 नहीं मिलता है, आप अधिकतम 40 जमा कर सकते हैं। वो देखिए क्या है, तो 15 मिल जाता है और वो जो है कि बीमारी की स्थिति में ही आप इनको यूज कर सकते हैं। अप्रयुक्त छुट्टी को अधिकतम 40 दिनों तक जमा करने की अनुमति दी जा सकती है। क्लियर कहा मैंने, 3 साल में आपको 45 होता है, लेकिन आप 40 तक जमा कर सकते हैं। सामान्य रेलवे कर्मचारियों की स्थिति में एलएचएपी के जमा होने की कोई सीमा नहीं है, वो जितना चाहे जमा कर सकता है। वहीं एलएपी जो अर्जित अवकाश है उसकी स्थिति में है कि 300 + 15 छुट्टी जमा कर सकता है। तो क्लियर हो रहा है दोस्तों। चिकित्सा अवकाश की अवधि के दौरान बीच में आने वाले किसी भी छुट्टी को चिकित्सा अवकाश माना जाएगा। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें होती है कि मान लीजिए वह चाहेगा कि 2 मेडिकल लीव के बीच में एक सीएल लगा दें या एनएच लगा दें या एनएच रेस्ट ले लें साप्ताहिक। तो भाई साहब आप मान लीजिए आपको न तो इन मेडिकल लीव के बीच में एनएच का फ़ायदा नहीं मिलेगा और न ही आपको रेस्ट का फ़ायदा मिलेगा। तो आपके लिए ज़रूरत है कि जो एलएफई की स्थिति में या एलएचएपी की स्थिति में सामान्य रेलवे कर्मचारी के साथ जो रूल फॉलो होता है वही रूल आपके साथ भी हो रहा है। यानी यदि आप मेडिकल लीव ले रहे हैं तो उनके आगे या पीछे रेस्ट या एनएच यहाँ पे ले सकते हैं। चलिए आगे देखिए, नियोक्ता प्रशिक्षु को अपने चिकित्सा अवकाश के समर्थन में किसी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी से चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है, जैसा कि प्रशिक्षुता नियम 1991 में परिभाषित किया गया है। क्लियर है। आपको मेडिकल लीव लेने के लिए आपको जो है जो पंजीकृत डॉक्टर का जो रजिस्टर्ड डॉक्टर है उनके द्वारा जो है कि चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिन्हें रेलवे की भाषा में सिक, आरएमसी और पीएमसी के नाम से जाना जाता है। पीएमसी प्राइवेट मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, आरएमसी रेलवे मेडिकल सर्टिफिकेट होता है। यानी आप रेलवे के तो एम्प्लॉय हैं नहीं, तो आप प्राइवेट मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पे आप सबमिट करेंगे। आगे देखिए, हालांकि यदि छुट्टी 6 दिन से अधिक हो तो एक मेडिकल प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। क्लियर है कि यदि आप 6 दिन या उससे अधिक छुट्टी लेते हैं मेडिकल लीव एक बार में, तो आपको मेडिकल प्रमाण पत्र जो है वो हर हाल में आवश्यक होगा। 6 दिन से कम की स्थिति में वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप छुट्टी ले रहे हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट देना ही देना है। आगे, यदि नियोक्ता के पास ये विश्वास करने का कारण है कि प्रशिक्षु वास्तव में बीमार नहीं है या बीमारी ऐसी प्रकृति का नहीं है कि उसकी उपस्थिति को रोका जा सके, तो नियोक्ता के पास प्रशिक्षु की विशेष चिकित्सा जांच की व्यवस्था करने का अधिकार होगा। यदि जहां आप ट्रेनिंग ले रहे हैं और उनके अधिकारी को, वहां के जो सुपरवाइजर है उनको यह अगर विश्वास हो जाए कि आप मेडिकल लीव जो है गलत तरीके से ले रहे हैं, तो उनके पास ये अधिकार है कि वो आपका जो है कि मेडिकल चेकअप करा सकता है
और अगर उसमें आप गलत पाए जाते हैं तो आपको इनके लिए खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। अब आगे देखिए, आकस्मिक अवकाश को चिकित्सा अवकाश के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। क्लियर है, अगर आप सीएल लेते हैं, सीएल के बाद अगर आप जो है कि मेडिकल लीव लेना चाहेंगे तो नहीं होगा। यहाँ पे भी वही रूल फॉलो होगा जो सामान्य रेलवे कर्मचारी फॉलो करता है। यदि आकस्मिक छुट्टी की चिकित्सा छुट्टी से पहले या बाद में आती है तो ली गई पूरी छुट्टी को चिकित्सा या आकस्मिक छुट्टी के रूप में माना जाएगा। क्लियर है कि आप इनमें से कोई एक छुट्टी ही ले सकते हैं, चाहे तो आप जो है कि आकस्मिक अवकाश ले लीजिए या तो मेडिकल लीव ले लीजिए, दोनों एक साथ आप नहीं ले सकते हैं। बशर्ते कि इसे चिकित्सा या आकस्मिक छुट्टी के संबंध में निर्धारित अधिकतम अवधि से अधिक की अनुमति नहीं दी जाएगी, जैसा भी मामला हो। क्लियर है कि आप अधिकतम एक बार में चाहें तो 12 आकस्मिक अवकाश ले लीजिए या एक बार में चाहें तो आप 15 आकस्मिक मेडिकल लीव ले लीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे आपको सामान्य रूल को फॉलो करना है। ये तो थे भाई साहब चिकित्सा अवकाश के बारे में सामान्य नियम। अब हम चलते हैं तीसरे प्रकार की छुट्टी पर, असाधारण छुट्टी को लेकर। असाधारण छुट्टी जिसे आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के नाम से जानते हैं, ये वो छुट्टी है कि नो वर्क नो पे के रूप में इसे हम जानते हैं। यानी किसी कर्मचारी को अगर काम में परेशानी हो रही है, उनके खाते में छुट्टी नहीं है या है, दोनों स्थिति में अगर वो चाहे कि हमें नो वर्क नो पे लेना है तो वो ले सकता है। तो अप्रेंटिस की स्थिति में भी ऐसी बातें की गई है कि आप जो है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव या WP भी ले सकते हैं। अब इस आपके बारे में उतनी खुली छूट तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी आपको दी गई है। अब आगे देखिए क्या है असाधारण छुट्टी। यदि नियोक्ता उस आधार की वास्तविकता से संतुष्ट है जिस पर छुट्टी के लिए आवेदन किया गया है, तो संपूर्ण चिकित्सा या आकस्मिक छुट्टी लेने के बाद प्रशिक्षु को 1 वर्ष में अधिकतम 10 दिन या उससे अधिक अवधि तक की असाधारण छुट्टी दी जा सकती है। यानी आप EOL तभी ले सकते हैं जब आपके खाते में CL या मेडिकल लीव नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे हमारे साथी मान के चलते कि हमें 10 दिन का जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मिलता ही मिलता है। तो यहाँ पे शर्त है आपको, इससे पहले जो मैंने 2 छुट्टी बताया, CL और मेडिकल लीव, ये दोनों समाप्त हो जाना चाहिए, तभी आप अधिकतम 10 दिन या उससे अधिक छुट्टी, जैसा भी आपका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है कि एग्री करे, वो आप ले सकते हैं। तो ये 3 प्रकार की छुट्टी पर मैंने बात की। लेकिन एक चौथी छुट्टी जो अभी मैंने इस पर डिस्कस किया था, अभी इससे पीछे ये 3 नंबर पॉइंट लिया था कि एक प्रशिक्षु ऐसी छुट्टी का हकदार होगा जो निर्धारित की जा सकती है, और ऐसी छुट्टियों का हकदार होगा जो उस प्रतिष्ठान में मनाई जाती है। यहाँ पे मनाई जाती है मतलब छुट्टी मनाना, कौन सी छुट्टी मनाते हैं भाई? सामूहिक छुट्टी तो हम मना सकते हैं NH की स्थिति में, तो NH भी आपको मिलता है। अब देखिए, आपको राष्ट्रीय अवकाश में भी उसका फायदा मिलता है, जिसको आप नेशनल हॉलीडे के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोई दिन नहीं डिसाइड किया है। अब ये मान के चलिए, जिस भी जगह पर, जिस भी कार्यालय में या जिस भी प्रतिष्ठान में आप ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं, वहाँ के कर्मचारियों को जितने प्रकार के NH की सुविधा मिलती है, NH छुट्टी मिलती है, आपको वे सारे NH प्राप्त होंगे। ठीक है। अब मैं अगर रेलवे की बात करूं तो जो मंडल कार्यालय में पदस्थ कर्मचारी है उसको GH मिलता है, गजेटेड हॉलीडे मिलता है। वो 14, 15, 16, 17 जो भी हो सकता है, वो अलग बात है। और जो लाइन कर्मचारी है उसको 12 NH का सुविधा मिलता है। तो यदि आप लाइन में ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आपको 12 NH मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से दोस्तों, अगर आप 1 साल की ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आपको कई सारी छुट्टी का फ़ायदा मिल जाता है। अब आप अगर जोड़ के देखें तो आपको कम से कम 12 NH मिल जाता है, 10 EOL मिल जाता है, उसके अलावे जो है कि 15 मेडिकल लीव मिल जाता है और 12 CL मिल जाता है। तो इस तरह दोस्तों, कम आपके ज़रूरत के लिए जो है कि अप्रेंटिसशिप के तहत बहुत छुट्टी मिल जाता है, जिनका अगर आप सदुपयोग करें तो आपका ट्रेनिंग भी अच्छे से कट जाएगा। और एक और बात करना है, आपको साप्ताहिक रेस्ट भी मिलता है। ठीक है। जो सामान्य कर्मचारी को साप्ताहिक अवकाश मिलता है, तो आपको भी अवकाश का फायदा मिलता है, वो छुट्टी में नहीं काउंट किया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 में मिलने वाले टोटल छुट्टी के बारे में बखूबी समझ गए होंगे। तो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, दोस्तों में इसे जमकर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदगी में मस्त रहिए।
थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।